Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I will discuss relative atomic mass. This is the most important and most interesting topic for understanding chemistry. Without this, understanding chemistry is, I think, nearly impossible. ठीक है ना? तो बुनियादी टॉपिक है. It is fundamental topic. Now let's towards understanding it. Relative atomic mass. The word atomic and mass both are familiar to all of us. Atomic means something that is related to atom. Atomic means ऐसी चीज जो एटम से मुतालिक हो, ठीक है ना, जिसका ताल्लुक एटम के साथ है. Mass means the quantity of matter in an object, or here our object is atom. ठीक है. So atomic mass means mass of atom. ठीक है. The word relative is very important here. जब अगर आपको वर्ड रिलेटिव की समझ आ जाए ना, तो ऑलमोस्ट टॉपिक की भी आपको समझ आ ही जाएगी. वर्ड रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है इन रिलेशन टू समथिंग. ठीक है. किसी चीज के साथ जब हम किसी चीज का मुआवजा करते हैं ना, या मुकाबला करते हैं, तो तब हम ये रिलेटिव का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, और रिलेशन से ही हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक बंदा खड़ा कर दूं और मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इस बंदे का कलर वाइट है या ब्लैक है, ठीक है, तो आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन 100% कन्फर्म और कॉन्फिडेंट आंसर नहीं कर सकते. मे भी आप कहें कि वो वाइट है और मैं कहूँगी वो ब्लैक है. ठीक है. लेकिन अगर उसके साथ एक दूसरा बंदा ला के खड़ा कर दूं, फिर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ कि इस बंदे का कलर वाइट है या ब्लैक है, तो फिर आप दोनों को देखेंगे. अगर जो स्टैंडर्ड, ये जो दूसरा बंदा मैं लेकर आई हूँ ना, वो मैंने स्टैंडर्ड मुंतखब किया है, यानी उसके साथ मैं मुकाबला कर रही हूँ उसका. ठीक है. तो फिर अगर वो उससे ज़्यादा लाइट कलर का है तो वी विल से दैट ही इज़ वाइट, और अगर उसका कलर उससे डार्क है तो ये वी विल से दैट ही इज़ ब्लैक. तो ठीक है. रिलेटिव मीन्स इन रिलेशन टू समथिंग, और वो समथिंग कोई स्टैंडर्ड चीज़ होगी. ठीक है. जिसके साथ हम बाकी चीज़ों का मुआवजा करते हैं. So word relation means in relation to something. Now let's come towards atomic masses. Atomic masses are measured in comparison to some other standard atoms mass. Atomic masses का भी हम यही करते हैं कि एटम का एग्जैक्ट मास नहीं फाइंड कर सकते ड्यू टू सम रीजंस. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम किसी और एटम के साथ जो कि स्टैंडर्ड एटम होगा, उसके मास के साथ रिक्वायर्ड एटम का मास कंपेयर करते हैं, तो उसके लिहाज से वो हमारे पास वो मैयर हो जाता है. यानी वी मैयर एटॉमिक मासेस इन कंपेरिजन टू सम स्टैंडर्ड एटम मास. ठीक है. कोई एक एटम को हमने एज अ स्टैंडर्ड लिया है और बाकी एटम्स का मास हम उसके साथ कंपेयर करेंगे, और इस तरह से हम एटॉमिक मासेस को मैयर करते जाएंगे. ठीक है. अब सवाल ये है कि व्हाई वी मैयर एटम्स mass of atoms in comparison to mass of standard atom. जरूरत क्या है, डायरेक्ट उसी एटम का मास क्यों नहीं फाइंड कर लेते, उसका अपना एग्जैक्ट या एक्चुअल मास. Why we don't measure the exact masses of atoms. ठीक है. तो जवाब ये है कि mass of individual atoms are too small to be measured in grams and kilograms. जो एक एटम अगर आप लेंगे ना किसी भी एलिमेंट का, तो उसका जो वजन होता है, जिसका जो मास होता है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी होती है. चाहे आप ग्राम्स में लें या किलोग्राम्स में. देखो 10 की पावर -24 से लेकर -22 ग्राम्स तक. ठीक है. ये मिलीग्राम से भी कम है, माइक्रोग्राम से भी कम है, पिकोग्राम से भी कम है. ये एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी है. ठीक है. तो इतनी स्मॉल क्वांटिटी को एक तो मैयर करना मुश्किल है. Measuring such small masses are not only impossible but also impractical to work with. एक तो इनको मैयर ही नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही स्मॉल है. तो एक मतलब मास हम कैसे मैयर करते हैं, जो नॉर्मल मास फाइंड करने का तरीका वही है, वो भी रिलेटिव एटॉमिक मास ही फाइंड करते हैं. सपोज कि आप किसी के पास, सपोज कि आप कुछ खरीद रहे हैं, सपोज यू आर बाइंग टमाटोज, तो फिर वो ये तो नहीं करता कि टमाटोज का वजन नाप के आपको दे देता है. उसने एक तरफ एक स्टैंडर्ड मास रखा हुआ होता है जिसको किलोग्राम या ग्राम कहते हैं. मतलब हर एक चीज़ अपने क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मास होता है उसके पास. एक तरफ वो डालता है, दूसरी तरफ टोमेटोज डालता है.
तो वो मास टोमेटोज का अपना नहीं होता, बल्कि इन कंपैरिजन टू दैट स्टैंडर्ड सब्सटेंस मास। सेम इज द केस विद एटम्स। एटम्स का मास भी हम फिर स्टैंडर्ड ही मालूम करते हैं, क्योंकि इनका अपना मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और इतने स्मॉल मास को मेजर करना भी मुश्किल है। और दूसरा ये कि हम उसको यूज़ करेंगे ना वर्क, मतलब रिएक्शंस में, प्रोडक्ट का मास फाइंड करने के लिए, रिएक्टेंट का मास फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूल का मास फाइंड करने के लिए, तो फिर इतने लंबे लंबे हिस्सों को, मतलब 10⁻⁻24 का मतलब है कि 0.23 जीरो होंगे और फिर 1 होगा। तो इतने लार्ज हिस्से को डील करना भी मुश्किल है। तो 2 रीज़न हो गए। एक तो ये कि मास स्मॉल होने की वजह से इनको मेजर करना मुश्किल है, दूसरा ये कि उनके साथ उनको हैंडल करना भी मुश्किल है, बार बार उतना लंबा हम नहीं लिख सकते। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? अब हम क्या करेंगे? इफ वी कांट मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ एटम्स, जाहिर सी बात है अगर आप एग्जैक्ट मास या एग्जैक्ट चीज फाइंड नहीं कर सकते तो आप उसका रिलेटिव फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिलेटिव। नाउ वी विल मेजर द रिलेटिव एटॉमिक masses of atoms. If we are unable to measure the exact masses of atoms, so there is one way that we can measure the relative atomic masses of these atoms. We will measure relative atomic mass से क्या मतलब है? We will measure the mass of an atom by comparing it with the mass of some standard atom. हम कोई standard atom मुंतखब करेंगे, फिर उसके साथ रिक्वायर्ड एटम को मास कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन से जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो उस एटम का relative atomic mass होगा। ठीक है, relative atomic mass means the masses of an atoms measured in comparison to some other standard atoms mass। ठीक है, किसी स्टैंडर्ड एटम के मुकाबले में सिंपल सी बात यह है कि हम उसका अलग वजन नहीं मालूम कर सकते कि वो कितना भारी है या वो कितना हल्का है। तो हम एक तरफ स्टैंडर्ड एटम रखेंगे, फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे कि उसके वजन के हिसाब से ये कितना भारी या कितना हल्का है। ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम्स। अब सवाल ये है कि इस एग्जाम डायग्राम को देखें। लुक एट दिस डायग्राम। ये देखें, ये कार्बन 12 का पूरा एटम है। सपोज करो ये ब्लू कलर का जो है, एक तरफ ये और एक तरफ सपोज करो ये कार्बन 12 के 12 हिस्से बनाए हमने और फिर उनको एक एक करके डाला है। मतलब कि कार्बन 12 के अगर 12 हिस्से हो कर दीजिए तो उन दोनों का वजन क्या होगा? मतलब जो पूरे का वजन है और मैं इसको 12 हिस्सों में तकसीम करूँ तो दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज कंपैरिजन। जितना भी आपके पास मीज़ान है वो सारे क्या है? कंपैरिजन। एक तरफ स्टैंडर्ड मास होगा, दूसरी तरफ उस चीज को आप डालेंगे जिसका आप वो मास मालूम करना चाहते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस। जितने भी आप बाजार से सब्जी वगैरह खरीदते हैं वहां पर ये रिलेटिव मास ही मेजर किया जाता है सब्सटेंसेस का, ना कि एक्चुअल मास। ठीक है, सो आई होप रिलेटिव मास किसे कहते हैं, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं, आई होप ये दोनों सवाल आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, ना ये है कि अब अगर हमने कह दिया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो हो जाता है जो हम किसी स्टैंडर्ड एटम के साथ कंपेयर करने के बाद निकालते हैं। अब सवाल ये है कि विच एटम ये एलिमेंट इज चूजन एज स्टैंडर्ड एटम, तो जवाब है कार्बन 12। कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड एटम के तौर पर लिया है। ठीक है, और इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, बस ले लिया है due to some reason, or you can say that no reason. Carbon 12 is chosen as the standard atom, that is masses of atoms are measured in relation to the mass of 12th part of carbon 12. कार्बन 12 को हमने एज ए स्टैंडर्ड एटम लिया। इसका मतलब ये है कि अब हम बाकी एटम्स का मास इसके मास के साथ मेजर करके कंपैरिजन करके निकालेंगे। ठीक है, और सारा का सारा वो कार्बन 12 का एटम भी नहीं, पूरा एटम नहीं, बल्कि इस पूरे एटम के 12वें हिस्से का जो मास होगा उसके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? 12वें हिस्से का मतलब है ये देखो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब है कि ये पूरा सपोज करो अगर कार्बन है तो इसमें से 12 हिस्से कर लें तो जो एक हिस्से का वजन होगा वो हमारा स्टैंडर्ड मास है। ठीक है, हम देखेंगे कि इस कार्बन 12 के 12वें हिस्से के हिसाब से दूसरा एटम कितना भारी या कितना हल्का है। ठीक है,
इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये जो ब्लू है इसके साथ कंपेयर करेंगे कि सपोज कर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लू पार्ट के मास के कितने टाइम्स है भारी है या कितने टाइम्स हल्का है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस मीज़ान में एक तरफ ये देखो कार्बन 12, ये जो ग्रीन ग्रीन एक एक सर्कल नजर आ रहा है, समझो कि ये एक एक पार्ट है। ठीक है, ये 1/12 पार्ट है। तो ऑक्सीजन की इस केस में क्या होता है कि ये जब 16 हो जाते हैं तो उससे ऑक्सीजन के एटम का मास बन जाता है। अगर ये एक रहता है 1.008 ऑलमोस्ट, तो राउंड अबाउट 1, तो वो हाइड्रोजन होता है। इसी तरह ठीक है, यानी एक तरफ हम क्या रखेंगे, कार्बन 12 का 12th पार्ट रखेंगे और दूसरी तरफ हमारा रिक्वायर्ड एटम होगा। तो इस तरह से हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस फाइंड करेंगे। ठीक है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is the mass of an atom of that element to the mass of 1/12 part of the mass of carbon 12। इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है, वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से के मुकाबले की कंपैरिजन से हासिल किया गया जाता है। ठीक है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट कंपेयर टू द मास, यहाँ पर एक वर्ड रह गया है कंपेयर्ड, कंपेयर्ड बस आप लोग कुछ कर लें, कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 टू द 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, पूरे कार्बन 12 के साथ भी नहीं, मतलब कार्बन 12 का पूरा एटम नहीं बल्कि उसका 12वें हिस्से का जो वजन होता है उसके साथ कंपेयर करके जो रिजल्ट निकलता है तो वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ओके, ये देखें हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये पूरा एटम, ये सपोज करो ये क्या है, ये पूरा एटम जो है इसका, ये इसके 12 यूनिट्स है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इट मीन्स कि मास ऑफ वन एटम का ऑफ कार्बन 12 कितना है, 12 यूनिट्स। लेकिन हमें पूरे एटम का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वन पार्ट का चाहिए, इन 12 हिस्सों में से सिर्फ एक का चाहिए। तो 1 को मैं 12 पे डिवाइड करूंगी तो 1/12 बन जाएगा, और इस साइड को भी डिवाइड करूंगी। दिस इज द रूल ऑफ इक्वेशन कि जब आप एक साइड को डिवाइड करते हैं किसी चीज़ से तो दूसरे को भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12 एंड 12/12 इज इक्वल टू 1। देखिए, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के मास का 12वां, कार्बन 12 के मास के 12वें हिस्से का जो मास होता है वो 1 यूनिट कहलाता है। वो एटम के लिए हमने एक नया यूनिट बना लिया है, जैसे किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, ठीक है, ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, मिलीग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। ठीक है, ये मास के यूनिट्स मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह एटम जो होता है उसका मास बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हमने उसके लिए एक यूनिक यूनिट बनाया है, और वो क्या है, 1 यूनिट बराबर होगा मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का 12वां पूरा एटम के जो 12वें हिस्से का जो मास होता है, जितना भी इस ब्लू पार्ट का जितना भी मास है ना, वो 1 यूनिट कहलाता है। किसका यूनिट है ये, यूनिट फॉर एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, एटम्स के मासेस के लिए ये यूनिट है। इस यूनिट का बाकायदा नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए हमने यहाँ कह दिया कि यूनिट है, फिर ये भी बताना है ना कि ये किस चीज का यूनिट है। तो दिस इज द यूनिट फॉर एटॉमिक मास, सो द होल नेम इज एटॉमिक मास यूनिट। Atomic mass unit is the mass of 1/12 of the mass of carbon 12. Okay. Now look at this table graph. ये देखिए ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, मीन्स के ये बिल्कुल एक पार्ट है। ये कितना पार्ट है, एक। फिर यहाँ पर 4, इट मीन्स के 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पर है 12, यानी कि सारे के सारे 12, और यहाँ पर 16, इट मीन्स कि इसके साथ कितने और हो गए, 4 और भी हो गए हैं। तो इस तरह के चार इसके साथ मजीद हो गए, मीन्स 16 यूनिट्स हो गए। तो 1 यूनिट जो है वो किसका मास है, हाइड्रोजन का है, 12 यूनिट कार्बन 12 का है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑलमोस्ट 16 यूनिट्स है। ठीक है,
अगर आपको ये समझ में आ गया है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर को समझना आपके लिए इंतहाई ईजी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी है। यहाँ तो हमने जस्ट इतना बता दिया है ना कि ये जो ब्लू पार्ट है इसका जो वजन होता है वो 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ उसकी डिफिनीशन बताई है। अब इस ब्लू हिस्से या ब्लू पार्ट का वजन कितना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। Up till now we just studied that what is relative atomic mass and what is AMU। AMU क्या है, relative atomic mass क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द मास ऑफ 1 AMU in grams or the mass of this part in grams।